स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो देखिए, ये जो हमारा लेक्चर है, यह पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर है और इसमें मैंने उन हर एक बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को बनाया है ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी बेसिक समझ को तो ठीक करेगा ही, साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, उनको भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अदरवाइज़ होगा क्या? जैसे मान लीजिए, अगर आप यूपीएस से या किसी और चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? कि गार्नर के आधार पर राज्य के कितने अंग हैं, ये तमाम सारी चीज़ें। हो सकता है कि मैकियावेली ने क्या कहा था, ये सब 50 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और उसमें जहाँ पर जो आप लोगों के प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी चर्चा मैं यहीं पे कर दूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा सारा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वह है राज्य। क्या है? राज्य, जिसको स्टेट भी बोलते हैं। स्टेट आखिर ये है क्या? जब भी आप लोग यूपीएस पढ़ते होंगे या कोई भी बुक पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें हर एक जगह इस टर्म को सुनते होंगे। राज्य, राज्य को ये करना चाहिए, राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य वैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। अरस्तु ने राज्य की परिभाषा ये दी है, प्लेटो प्लेटो ने ये दिया है, उसके बाद से मैकियावेली ने राज्य के बारे में ये कहा है। तो ये सब सारी बातें हमेशा उसमें दिखता होगा राज्य। तो आखिर है क्या राज्य? क्या कोई व्यक्ति है? है क्या राज्य? तो देखिए, आधुनिक जब जो पॉलिटिकल थिंकर्स हुए, उसमें मैकियावेली ने 1513 में इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया, राज्य। बोला राज्य, ठीक। तब से यह चल पड़ा। हालांकि प्लेटो का जो शिष्य हुआ अरस्तु, इन लोगों ने भी राज्य की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें हर एक थिंकर अपने हिसाब से राज्य की परिभाषा को दिया है। हमें क्या लिखना है एग्जाम में? हमें यह लिखना है कि इन सबका मिलाकर जो बेस्ट हो, ठीक। इन सबका मिलाकर जो बेस्ट होगा, हमें तो वो लिखना है। तो देखिए, बेसिकली इसमें क्या है, हम इसमें देखेंगे इसकी परिभाषा को। पहले क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा क्या है। इसी से सारी चीजें निकलने लगेंगी। परिभाषा, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछता ही है आपकी परिभाषा, इसकी स्टेट की परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। तो देखिए, यह क्या है, एक निश्चित भूभाग में बसा मनुष्यों का समुदाय राज्य है। क्या है? अभी इसको मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि इसी में से टर्म निकलेंगे, ठीक। और फिर मैं उसको समझाऊंगा। तो एक निश्चित भूभाग में, एक निश्चित भूभाग में बसा मनुष्यों का समुदाय, मनुष्यों का समुदाय राज्य है, जिसकी एक सरकार हो एवं वह संप्रभु हो। वह क्या हो? संप्रभु हो। अब देखिए, इसमें क्या है, कुछ टर्म आप लोग देखिए। क्या है? एक निश्चित भूभाग, इसको अंडरलाइन करिए। भूभाग क्या? मनुष्यों, उसके बाद से मनुष्यों का समुदाय अंडरलाइन करिए। इसको क्या बोलेंगे? राज्य। लेकिन वह सरकार और संप्रभु के बिना अधूरा है। तो इसमें और किस चीज को हमें अंडरलाइन करना है? जिसकी एक सरकार हो और वह क्या हो? संप्रभु। अब देखिए, मैंने चार बातों को अंडरलाइन किया है। एक तो भूभाग, दूसरा मनुष्यों का समुदाय, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभु। इन चार बातों को अंडरलाइन किया है और मैंने ऐसे ही नहीं अंडरलाइन किया है। एक पॉलिटिकल थिंकर हुए, उनका नाम था गार्नर। क्या नाम था? गार्नर। गार्नियर से चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं। गार्नियर के बहुत सारे प्रोडक्ट लोग लगाते हैं ना आजकल। तो इस हिसाब से आप लोग इनका नाम याद रख सकते हैं। एक विचारक हुए, उनका नाम था गार्नर। उन्होंने राज्य के चार तत्व बताए। कितने तत्व बताए? चार। वह तत्व क्या क्या है? देखिए, अभी से आप बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे आपके राज्य के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या इन्होंने बताया? भूभाग। मतलब राज्य के अंतर्गत, उसके तत्वों के अंतर्गत भूभाग पहले नंबर पे आएगा। भूभाग।
ठीक। दूसरा, मनुष्यों का समुदाय, मनुष्यों को समुदाय को आप जनसंख्या बोल सकते हैं, तो यहां पे लिखिए जनसंख्या, जनसंख्या। तीसरा, एक सरकार, जिसकी एक सरकार भी हो। और चौथा क्या हो, संप्रभु, सोवेरेन हो, संप्रभु। सब एक एक करके समझते हुए हम लोग चलेंगे। भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभु, ये चीजें पूछी जाती हैं कि गार्नर के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, कितने तत्व हैं। तो राज्य के कितने तत्व हैं, 4, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभु। अब जरा कल्पना करिए कि किसी भी भूभाग की, अगर मान लीजिए कहीं भूभाग नहीं है, तो क्या सरकार की कल्पना की जा सकती है क्या? सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक, जैसे मान लीजिए कि राज्य है, राज्य की कल्पना तभी है, अब जैसे मान लीजिए भारत है, अमेरिका, ये सब क्या है, राज्य। अब आपको लगेगा नहीं, यूपी क्या है फिर, एमपी क्या है फिर, वो भी राज्य हैं। लेकिन क्या है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग राज्य का कॉन्सेप्ट एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम लोग देखते हैं। ठीक है, राज्य का मतलब इन सब के ऊपर, सरकारों के भी ऊपर राज्य होता है। ठीक है, मतलब राज्य का एक अंग है सरकार, है ना। तो राज्य एक एंटिटी के जैसे, हम लोग एक कोई व्यक्ति नहीं है, राज्य एक व्यक्ति नहीं है, राज्य एक संस्था है। उस आधार पर सारी चीजें किसी देश की चलती हैं। ठीक, और उसके लिए क्या चाहिए, राज्य वही होगा जहां कोई देश, कोई भूभाग हो। जहां भूभाग ही नहीं रहेगा वहां पे राज्य होगा कैसे, राज्य होगा ही नहीं। तो पहला कंडीशन क्या है, वहां पर भूभाग होना चाहिए। ठीक। दूसरा, जनसंख्या। एक बात बताइए, एक खूब बड़ा क्षेत्र दे दिया जाए, खूब बड़ा, बहुत बड़ी जगह, और वहां पर कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक व्यक्ति हो या एक परिवार ही हो, एक घर हो, तो क्या वहां पर सरकार की भी जरूरत है क्या? नहीं होगी। क्योंकि सरकार की जरूरत अभी हम लोग आगे देखेंगे क्यों पड़ेगी। ठीक है, तो कि कोई बहुत बड़ा निर्जन क्षेत्र हो, वहां पर राज्य की परिकल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है वहां पर। मान लीजिए, इमेजिन करिए, एक धरती का एक क्षेत्र आपको दे दिया जाए, वहां पर आप अकेले ही मालिक हैं। जब आप अकेले ही मालिक हैं, तो वहां के सारे संसाधनों पर आप ही का अधिकार होगा, जो भी चीजें उत्पन्न होंगी उस पर भी आपका ही अधिकार होगा। आपको किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको करना है। तो आप ही वहां के राज्य, आप ही वहां के सरकार है। ठीक, आप अपने हिसाब से उठेंगे, अपने हिसाब से सोएंगे, अपने हिसाब से घूमेंगे, अपने हिसाब से खाएंगे। आपको कंट्रोल करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। और जहां पर जनसंख्या होगा, तो आप खुद बताइए, जहां जनसंख्या होगा वहां अनिवार्य है कि वहां आपस में खटपट तो होगी ही होगी। क्यों खटपट होगी, ये भी हम लोग जैसे ये राज्य की परिकल्पना, राज्य का जो उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग बढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, तो हम लोग देखेंगे कि राज्य की जब उत्पत्ति ही हुई, तो इस आधार पर हुई कि कहीं ना कहीं जब लोगों में आपस में क्या हो गया, इनसिक्योरिटी की भावना आई एक दूसरे से, तो लगा कि भाई अगर कहीं अराजकता न फैल जाए, इसलिए राज्य का निर्माण हुआ, इसलिए राज्य का निर्माण हुआ। तो यदि मान लीजिए लोग रहेंगे आपस में, तभी तो उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि लोग ही नहीं रहेंगे, तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोई एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तो उसको कानून बनाने की आवश्यकता क्या है, वो अपने हिसाब से चल रहा है भाई। लेकिन अब मान लीजिए अधिक व्यक्ति हैं, तो क्या होगा, उनको कंट्रोल करने के लिए भाई किसी न किसी एक एंटिटी की जरूरत पड़ेगी। अब इसी में आएगा अगला, सरकार। अब सरकार क्या है, सरकार को का अब रोल समझिए। सरकार एक तरह से प्रतिबिंब है राज्य का। मतलब राज्य तो एक अमूर्त है, मतलब राज्य को हम छू नहीं सकते। लेकिन सरकार का तो पूरा ढांचा है ना, कि जैसे मान लीजिए अगर आप छोटे स्तर पे देखिए, तो यहां पर डीएम है, एसडीएम है, ये लोग हैं ना। ऐसे ही ऊपर जब जाएंगे तो एक से एक बड़े बड़े अधिकारी, सीएम है, पीएम है, ये लोग हैं ना।
ये सरकार के ही तो अंग हैं। ठीक, इनके अनुसार, और ये है तो क्या है, कहीं ना कहीं कोई नियम बन चुका है और इन लोगों के माध्यम से उस नियम का क्रियान्वयन करवाया जाता है। और यदि मान लीजिए कहीं बहुत इतने सारे लोग हैं, अब इनमें आपस में यदि पट नहीं रही है तो क्या होगा, अराजकता फैलेगा। तो इसी में एक विचारक हुए जिनका नाम था ब्लंटली। क्या नाम था? ब्लंटली। जैसे आज कहते हैं ना एकदम बहुत ब्लंट है, कुछ भी बोल देता है, तो वो भी ऐसे ही ब्लंटली समझ लीजिए इसी तरह से तो कुछ भी बोल देते थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोली? कि यदि सरकार नहीं रहेगी तो अराजकता फैलेगी और राज्य का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। कल्पना करिए, मान लीजिए जिस शहर में, जिस गांव में आप रहते हो, वहां पर किसी को भी पुलिस का भय ना हो, किसी को भी कानून का डर ना हो कि हम मर्डर करने के बाद जेल में चले जाएंगे, इन सब चीजों का भय ही ना हो। हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, सजा होगी, या कुछ भी कर दिए, कुछ गलत सलत काम कर दिए तो उसके लिए सजा होगी। अगर इन सब चीजों का भय ना हो तो बताइए होगा क्या? जरा इमेजिन करिए, एक व्यक्ति जो धनी होगा उसका सब लोग लूटने लगेंगे। ठीक, जो मजबूत रहेगा वो कमजोर को दबाएगा, जो बड़ा घर रहेगा उस पर, जो मान लीजिए कोई अभी झुग्गी में है, मान लीजिए अचानक उसको पता चला कि सब कुछ का डर खत्म, बस कुछ लोग मिलेंगे समुदाय के लोग और बड़े लोगों को जाके मार के उनसे छीन लेंगे सारी चीजें। अराजकता फैलेगी कि नहीं फैलेगी? उसके अलावा मान लीजिए कहीं कुछ फसल का उत्पादन हो रहा है। ठीक, अब फसल का उत्पादन कर रहे हैं लोग मेहनत से, कुछ लोग बैठे हैं और जाके छीन के ले लेंगे कि भाई हम खाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? अराजकता फैलेगी, और जब अराजकता फैलेगी तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए राज्य यदि है तो अराजकता को कंट्रोल करने के लिए है ना, और लोगों में समन्वय बना रहे, शांति बनी रहे, इस बात के लिए भी राज्य को का निर्माण किया गया। और राज्य जो है उस सरकार के माध्यम से अपनी जो भी इसकी आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति राज्य के माध्यम से करवाती है। ठीक, अब रही बात सोवरेन, संप्रभु। संप्रभु क्या है भाई? संप्रभुता क्या होती है? सोवरेनिटी। कहीं पर भी यह शब्द आए, जैसे देखते होंगे ना न्यूज में आता है, इंडिया के कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, है ना, या न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे तो आता है कि हम एक संप्रभु देश हैं। इसका मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान भाषा में आप समझिए, संप्रभु का मतलब यह होता है कि हमारा देश अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। हमें किस देश से कैसे रिश्ते बनाने हैं ये हम स्वयं तय करते हैं, किसी अन्य देश के दबाव में आकर तय नहीं करते हैं। या हमारे देश के अंदर जितने भी जो कानून वगैरह बन रहे हैं या अपने हिसाब से बन रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं बन रहे हैं। ठीक, जैसे पहलगाम हमले के बाद से जो झड़प हुई, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन आर्मी ने लगातार यहां से क्या किया, यहां से दोनों तरफ से गोलीबारी चालू हो गई, बहुत हैवी शेलिंग चालू हो गई। उसके बाद से पाकिस्तान से जब सीज फायर का यहां पर आया तो हम लोगों ने सीज फायर कर दिया, लेकिन ट्रंप ने क्या बोला कि हमारे वजह से हुआ है, हमने इन लोगों को रोका है सीज फायर के लिए। वहां पर भारत की तरफ से क्या बयान गया? नहीं, इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। सोवरेन स्टेट का मतलब संप्रभु राज्य। इसका मतलब हम अपनी विदेश नीति स्वयं तय करते हैं, हमें किसी दूसरे की सलाह या दूसरे के दबाव में आकर हम अपनी विदेश नीति तय नहीं करते। तो इसका मतलब राज्य एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके अंतर्गत उसके 4 तत्व हैं, और इन 4 तत्वों को मिलाने के बाद ही किसी राज्य का निर्माण होता है। अब मान लीजिए इसको हटा दीजिए, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभु है, कहां रहेगी? भूभाग ही नहीं रहेगा तो हवा में तो लटकेंगे नहीं, है ना। अब भूभाग हो और जनसंख्या ना हो तो किसके लिए कानून बनेगा भाई? अराजकता ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब जनसंख्या भी जरूरी है। तीसरा, सरकार। अब जब जनसंख्या रहेगी तो आपस में लड़ाइयां होंगी, द्वेष होंगे, कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति फैल सकती है।
भाई पुलिस का डर है, तभी तो बहुत सारे लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। सभी लोगों का नैतिक चरित्र इतना उच्च नहीं है कि वो अपने आप को रेगुलेट कर सके, कि उन्हें इस नैतिक चरित्र का मतलब कि उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, सही बोलना है, सबके बारे में भला सोचना है। ये सब नैतिकता की पहचान है ना? सच्चा रहना है। तो ऐसे सब लोग तो होते नहीं है। भाई आप सच्चाई से काम करेंगे, हो सकता है अगला ना करे, और अगला यदि परेशान करेगा तो आप कब तक सच्चे बने बैठे रहेंगे भाई? तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा होगी, और जब टकराव की स्थिति पैदा होगी तो वहां पर कौन आएगा? सरकार। अगर अगल बगल में झगड़ा होता है, कहीं देखते हैं विवाद हो रहा है, तो वहां कौन आता है? पुलिस। और पुलिस किसका रूप है? सरकार का। सरकार में केवल पुलिस ही नहीं आता, सरकार में ऐसे यूनिवर्सिटीज के लोग भी आते हैं, उसके क्या बोलते हैं कर्मचारी, जो सरकार से पैसा ले रहे होते हैं। इसका मतलब सरकार के अंदर में, सरकार के अंदर वो सब लोग आते हैं जो सरकार से पैसा लेते हैं। जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, ऐसा नहीं हो गया कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को जाकर और पीट दें, नहीं, वो भी सरकार का आदमी है। कोई लेखपाल आया, है ना, कोई पटवारी आया, वो भी किसका आदमी है? सरकार का आदमी है। ठीक। तो ये सब लोग सरकार के आदमी हैं। और संप्रभु का मैंने मतलब तो बता ही दिया। तो यह था राज्य का बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक। ठीक। अब इसमें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स की का क्या विचार है राज्य के बारे में, जब हम उन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे तो। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जब होगा कि राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत, आखिर राज्य बना कैसे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। जैसे हॉब्स एक विचारक हुए, ऐसे रूसो विचारक हुए, ऐसे ऐसे सभी विचारकों ने, पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने अपने विचार दिए। तो आप थोड़ी सी बात ऐसे समझिए कि अचानक राज्य की परिकल्पना तो आई नहीं होगी, पहले तो लोग ही रहे होंगे। अब लोगों की मेंटेलिटी सबकी अलग अलग होती है। अब अलग अलग मेंटेलिटी जब हुई तो लोगों में टकराव उत्पन्न हुए, और टकराव उत्पन्न होगा तो हमने क्या बताया, ये रहेगा। और चूंकि लोग भी हैं, टकराव भी हो रहा हो, किसी जगह पे हो रहा है ना, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होगी? राज्य। वहां पर इन लोगों का निपटारा करने के लिए कौन रहेगा? राज्य। कोई आक्रमण से सुरक्षा कौन करेगा? राज्य। ठीक। शांति और सौहार्द बना रहे, यह कौन सुनिश्चित करेगा? तो राज्य। इसका मतलब राज्य का उद्देश्य क्या है? तो राज्य का उद्देश्य है कि शांति बनी रहे, आंतरिक शांति बनी रहे। दूसरा, राज्य का क्या उद्देश्य है? अब जैसे भारत है, भारत राज्य का क्या उद्देश्य है? यहां पर शांति बनी रहे। दूसरा क्या हो सकता है? इसके लोगों की सुरक्षा हो सके। तो लोगों की सुरक्षा भी कौन कर रहा है? राज्य। तीसरा यह होता है कि राज्य और व्यक्ति का आपस में समन्वय हो। अब समन्वय नहीं रहेगा तो क्या होगा? मान लीजिए हमारे देश ने कोई कानून बनाया, ठीक, और उस कानून का पालन ही हम ना करें, तो फिर आपस में समन्वय तो होगा नहीं, फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। और टकराव किसके किसके बीच में होगा? व्यक्तियों के और सरकार के मध्य। और यह भी कंडीशन ठीक नहीं है। तो आपस में समन्वय भी उतना ही जरूरी है। सरकार यदि कोई नियम, कोई कानून कोई बना रही है, तो लोगों से भी यही अपेक्षा करती है कि आप इस कानून का पालन करें, और बदले में हम आपको स्वतंत्रता देंगे। अब सरकार स्वतंत्रता देगी का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी हम स्वतंत्र ही तो हैं, हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, अपने मर्जी का खा रहे हैं, अपने मर्जी का पी रहे हैं। अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए कि नहीं, तुमको इतने हेयर स्टाइल का ही बाल कटवाना है, तो सोचिए क्या होगा। लगेगा ना कि अरे यार, ये तो हमारे इस पे बाल हेयर स्टाइल पे भी कंट्रोल कर रहा है। अब कोई सरकार आ जाए कहते नहीं तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, है ना, तो ये तो फिर क्या हो, ऑथोरिटेरियन टाइप का गवर्नमेंट। नहीं नहीं, ये एकदम ऐसा लगेगा कि हम इसके क्या बोलते हैं, गुलाम हो गए, है ना। तो सरकार का ये रोल भी नहीं होना चाहिए। आगे जो हम पॉलिटिकल थिंकर्स में जो हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बेस्ट सरकार कैसी सरकार होनी चाहिए। ठीक। जो लोगों की स्वतंत्रता में बाधक न बने, उसको अच्छी सरकार माना गया है। मॉडर्न थिंकर ने उसको ऐसा माना है कि अच्छी सरकार वही है जो लोगों की स्वतंत्रता पर रोक न लगाए। लेकिन मान लीजिए अगर यही
लोगों की स्वतंत्रता पे अगर सरकार कंट्रोल करने लगे तो लोग भी तो उसको, भाई वहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसके राज्य के उद्देश्य में यही है कि व्यक्ति की सुरक्षा हो, आपसी किसी संघर्ष में से बचे रहें, बाहरी किसी संघर्ष से बचाए, अपना खुद सारे नियम कानून बनाए, ठीक, और आपस में सरकार, राज्य और लोगों के बीच में, जनसंख्या के बीच में ये समन्वय की स्थिति बनी रहे। तो ये था राज्य का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सब क्वेश्चंस जो है, अच्छा इसमें क्वेश्चंस भी और कैसे पूछ सकते हैं ये भी जरा देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया है कि राज्य के कितने अंग हैं। तो राज्य के कितने तत्व हैं? 4। कितने हैं? 4। राज्य के 4 तत्वों की व्याख्या किसने की है? तो गार्नर ने किया है। अब इसमें कह देगा कि अनिवार्य अंग कौन सा है? तो सारे हैं। धर्म अनिवार्य अंग नहीं है राज्य का। राज्य का कोई धर्म हो या न हो ये मायने नहीं रखता, यह सारी चीजें अनिवार्य होनी ही चाहिए, ठीक। यह सब पूछता है। यह पूछ देता है कि आधुनिक विचारकों में से किसने राज्य का कॉन्सेप्ट दिया? तो मैकियावेली, इटली के विचारक थे। तो यह सब प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।